वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, परवश होकर जो बहता है खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में जाकर मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर तुमको सब कुछ खोना होगा, तुम बहुत जी चुके आगे अब तुमको मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, तुम्हारे शीशों से ही वो माला गूंथी जाएगी। आजाद हिंद फौज का पहली बार औपचारिक रूप से निरीक्षण करने आए थे, ठीक ना। तो उन्होंने सेना का उत्साह बढ़ाया और उन्होंने कहा चलो दिल्ली। क्या आप जानते हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हर साल आजाद हिंद फौज, लाल किला मुकदमा और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से 2 से 3 सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आज इस 1 घंटे की क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो यकीन मानिए इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नंबर नहीं कटने वाला है, यह मेरा वादा है। तो बिना किसी देरी के आप सभी लोग पेन पेपर उठाइए। आज इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंस हम लोग आपके सामने खोलने वाले हैं। आजाद हिंद फौज के इतिहास के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, ठीक। आजाद हिंद फौज INA के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आजाद हिंद फौज के इतिहास को यदि हमें समझना है तो उससे पहले हमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को जानना होगा। बिना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को जाने हम आजाद हिंद फौज को अच्छे तरीके से उसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, इसीलिए सबसे पहले हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये क्या है, इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है इसकी स्थापना 28 मार्च, डेट एकदम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। 28 मार्च 1942 ईस्वी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो कहना है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। कहां की जाती है इसकी स्थापना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहां इसकी स्थापना की गई थी, तो कहना है कि सर थाईलैंड की जो राजधानी हुआ करती थी बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। बैंकॉक और टोक्यो में जो सम्मेलन हुआ था, उसी बैंकॉक और टोक्यो के सम्मेलन के बाद, ठीक ना, बैंकॉक सम्मेलन के बाद 28 मार्च 1942 ईस्वी को रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे उन सभी भारतीयों को एकत्रित करके, खास करके दक्षिण पूर्व एशिया वाले जो देश थे वहां जितने भी भारतीय रह रहे थे उन सभी भारतीयों को इकट्ठा करना और ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए इन सब लोग को एकत्रित किया गया था, ठीक ना, IIL में शामिल किया गया था। बात समझ में आ गई, तो यहां पे लिखना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विदेशों में रह रहे भारतीयों को इकट्ठा करना एवं ब्रिटिश विरोध को बढ़ावा देना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना, एवं ब्रिटिश विरोध को बढ़ावा देना और भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। अब ध्यान से समझिएगा इसको, IIL जो था, ये IIL एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था। क्या हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों, तो कहना है कि सर ये IIL एक राजनीतिक संगठन हुआ करता है, एक राजनीतिक संगठन था। और एक राजनीतिक संगठन होने के नाते IIL जो था ये क्या करता था, फंड इकट्ठा करता था, जन समर्थन जुटाता था
और जापान की सेना का सहयोग प्राप्त करके ये ब्रिटेन को भारत से भगाना चाहता था, उसको खदेड़ना चाहता था। ये इसका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य था इस संगठन का, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। तो आप सबको ध्यान रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक राजनीतिक संगठन था जो क्या करती थी, तो फंड जुटाती थी, फंड जुटाना, जन समर्थन हासिल करना, जन समर्थन हासिल करना और जापानी सेना का सहयोग प्राप्त करना, और जापानी सेना का सहयोग प्राप्त करना। आप सबको पता है कि उस समय जापान की जो सेना हुआ करती थी वह ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना ब्रिटेन के अगेंस्ट में युद्ध कर रही थी। तो हम यह चाह रहे थे कि जापान की सेना भारतीयों को ब्रिटिशों के चंगुल से मुक्त कराने में, आजादी दिलाने में जापान की सेना हमारा सहयोग करे। यह उद्देश्य था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, और यह एक राजनीतिक संगठन था। इस राजनीतिक संगठन का मुख्य काम था कि पैसे जुटाना, फंड जुटाना, जन समर्थन हासिल करना और जापानी सेना का सहयोग प्राप्त करके हम क्या करें, ब्रिटिश को देश से भगाने का काम करेंगे। अब देखिएगा, इसी IIL के द्वारा एक सैन्य संगठन स्थापित किया गया, एक सैन्य संगठन स्थापित किया गया जो इस IIL के अधीन ही काम करती थी, और इसका नाम था INA, जिसको हम लोग आजाद हिंद फौज कहते हैं, INA कहते हैं, आजाद हिंद फौज कहते हैं। तो बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी स्थापना 28 मार्च 1942 ईस्वी को रास बिहारी बोस के द्वारा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई, वही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का ही एक सैन्य शाखा हुआ करता था, INA, आजाद हिंद फौज। बात समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं कि आजाद हिंद फौज कैसे अस्तित्व में आई, इसकी स्थापना कैसे हुई, ये कैसे कैसे अपना काम किया, इन सब चीजों को हम लोग विस्तार से अब देखने का काम करेंगे। तो INA को अब हम लोग समझने का काम करेंगे। आइए INA को समझते हैं, आजाद हिंद फौज को समझते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज के गठन का सबसे पहला विचार किसके मन में आया? तो सबसे पहला विचार, आजाद हिंद फौज के गठन का सबसे पहला विचार किसके मन में आया? तो कहना है कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। आप कहिएगा सर ये कैप्टन मोहन सिंह कौन थे, जरा हमको बताइए। तो हम आपको बता दें कि कैप्टन मोहन सिंह जो हैं ये ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी हुआ करते थे, और ब्रिटिश सेना मलय अभियान पर गई हुई थी, मलय अभियान पर गई हुई थी, जिसमें ये कैप्टन मोहन सिंह भी शामिल थे। परंतु जापान की सेना के सामने ये ब्रिटिश सेना वहां पर क्या होती है, पराजित हो जाती है, इसको पीछे हटना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? और इस सेना का भाग हुआ करते थे कैप्टन मोहन सिंह, और कैप्टन मोहन सिंह जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी मलय के जंगलों में, उसी समय कैप्टन मोहन सिंह का संपर्क जापानी सेना के एक खुफिया अधिकारी हुआ करते थे, मेजर फूरीवारा, मेजर फूरीवारा। और IIL का एक नेता था ज्ञानी प्रीतम सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह। और इन्हीं दोनों के संपर्क में आ जाते हैं कौन? तो कैप्टन मोहन सिंह। और जब इनके संपर्क में आते हैं कैप्टन मोहन सिंह, तो कैप्टन मोहन सिंह को इन्होंने कहा कि आप कैसे अधिकारी हैं, आप कैसे भारतीय हैं, आप भारत को स्वतंत्रता दिलाने के बजाय आप ब्रिटेन की सेना के पक्ष से आप युद्ध कर रहे हैं। आपको अपने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष करना चाहिए था, आप अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए था। तो इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर सबसे पहली बार जो है कैप्टन मोहन सिंह के मन में INA के गठन का विचार उत्पन्न हुआ, INA का गठन का विचार उत्पन्न हुआ, विचार उत्पन्न हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 15 फरवरी 1942 का दिन, कब? तो कहना है कि सर 15 फरवरी 1942 का जो दिन था, इस दिन 45,000 ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा, ब्रिटिश सैनिक जापान के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। 45,000 ब्रिटिश सैनिक या भारतीय सैनिक जो है अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, अंग्रेजों के साथ मिलकर,
और कैप्टन मोहन सिंह को ये जो सेना था, ये कैप्टन मोहन सिंह को इन सेनाओं को सौंप दिया गया। ये जो 45,000 युद्धबंदी थे, इन्हें कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया गया और इन्हीं को लेकर 1 सितंबर 1942 ईस्वी को, याद रखिएगा, इन्हीं युद्धबंदियों को लेकर 1 सितंबर 1942 ईस्वी को, ये तिथि एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI है, इस तिथि को याद रखना है। 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह ने INA का क्या कर दिया, गठन कर दिया। INA का गठन कर दिया। कितने हजार सैनिकों के साथ? 16,300 सैनिकों के साथ जो है आजाद हिंद फौज सेना का गठन कर दिया गया और इसके सर्वोच्च कमांडर जो हैं कौन बने? तो कैप्टन मोहन सिंह बने। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आजाद हिंद फौज का गठन हो जाता है तो जापानी सेना जो है ये क्या करता है, वो चाहता है कि ये जो सैनिक टुकड़ी है, ये सैनिक टुकड़ी जापान की सेना का युद्ध में सहयोग करे और जापान की सेना का सहयोग करके जापानी सेना इसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, जिसके कारण कैप्टन मोहन सिंह और जापानी अधिकारियों के बीच में क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है। और कैप्टन मोहन सिंह जो है उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने आजाद हिंद फौज का गठन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया है, न कि जापान का सहयोग करने के लिए। और इसी के मतभेद के कारण, इसी बात पर मतभेद होने के कारण जो है आजाद हिंद फौज के जो सर्वोच्च कमांडर थे कैप्टन मोहन सिंह, इस कैप्टन मोहन सिंह को जापानी सेना के द्वारा क्या किया जाता है, दिसंबर 1942 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिसंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि बाद में कैप्टन मोहन सिंह छूटते हैं, ठीक ना, आजाद हिंद फौज बचाव समिति में इनके खिलाफ भी जो केस चल रहा था उस केस से ये बचे भी थे और बाद में ये पंजाब से 2 बार राज्यसभा के सांसद भी चुने गए थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। इतना बात आप लोगों को याद रखना है। अब जब कैप्टन मोहन सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं तो INA जो होता है, कैप्टन मोहन सिंह के गिरफ्तारी के बाद INA जो था, आजाद हिंद फौज था, यह एक तरह से क्या हो गई, कमजोर पड़ने लगी, बिखरने लगी ये सेना। और इसी के कारण इसके बाद रास बिहारी बोस ने, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस ने इस INA का कमांड संभाल लिया। रास बिहारी बोस ने क्या किया, INA का कमांड संभाल लिया। ध्यान से सुनिएगा, जब कैप्टन मोहन सिंह को जापान की सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आजाद हिंद फौज जो है ये क्या हो जाती है, नेतृत्व विहीन हो जाती है। और जब कोई सेना नेतृत्व विहीन हो जाती है तो उसको एक सैन्य कमांडर की आवश्यकता होती है। और इसी क्रम में क्या हुआ कि इसी क्रम में रास बिहारी बोस ने इस गिरते पड़ते आजाद हिंद फौज को फिर से संभालने का काम किया। परंतु रास बिहारी बोस जो थे ये एक वृद्ध व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि हम इसका कमान, इस INA का कमान, इस आजाद हिंद फौज का कमान ऐसे व्यक्ति को हाथों में दें जो एक युवा व्यक्ति हो, जोशीला व्यक्ति हो, जिसमें लीडरशिप की क्षमता हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, ठीक ना। और रास बिहारी बोस को इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन प्रतीत हुए, तो इनको कहना है कि रास बिहारी बोस को सबसे जो उपयुक्त व्यक्ति लगे वो लगे सुभाष चंद्र बोस, यानी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने आजाद हिंद फौज का कमान देने के लिए, जर्मनी में थे उस वक्त सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने एक चिट्ठी भिजवाया सुभाष चंद्र बोस के पास कि आप आजाद हिंद फौज का कमान अपने हाथ में लीजिए और इसका सही तरीके से संचालन कीजिए और ब्रिटिश को भारत से भगाने का काम कीजिए और भारत को स्वतंत्रता दिलवाइए। अब जरा यहां पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को हम लोग देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस पे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आजाद हिंद फौज के गठन में, उसके प्रशासन एवं संचालन में जो सुभाष चंद्र बोस की भूमिका है, आज के वीडियो हम सिर्फ उनकी भूमिका का ही अध्ययन करेंगे। अब देखिए आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या संबंध रहा है, इसको जरा विस्तार से हम लोग देखने का काम करेंगे। अब सबसे पहले आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, जब जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद सुभाष चंद्र बोस के मन में भी यह विचार आया कि कहीं ना कहीं यही मौका है
जब क्या कर सकते हैं हम, तो ब्रिटिशों को भारत से भगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी की सेना ने, हिटलर की सेना ने ब्रिटेन की स्थिति को कमजोर कर दिया था और ब्रिटेन दुनिया के कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ये वही सुनहरा मौका है जब हम ब्रिटेन को भारत से भगा सकते हैं, और इसी के उद्देश्य से वो कहां पहुंच गए, तो वो पहुंच गए जर्मनी, है ना, जर्मनी पहुंच गए। और जर्मनी के जो चांसलर हुआ करते थे एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, यही एडोल्फ हिटलर थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की भी उपाधि दी थी, नेताजी की उपाधि प्रदान की थी, नेताजी की उपाधि प्रदान की थी। और सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलते हैं, कब मिलते हैं, तो 29 मार्च 1942 ईस्वी को डेट याद रखिएगा। 29 मार्च 1942 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं। एडोल्फ हिटलर से ये क्या करते हैं, तो भारत की स्वतंत्रता में, भारत को आजाद करने में जर्मनी की सेना का ये सहयोग मांगते हैं। परंतु आप सबको हम बता दें कि जो हिटलर था ये बहुत ही नस्लवादी व्यक्ति था, और नस्लवादी व्यक्ति था। इनका एक पुस्तक हुआ करता था हिटलर का, जिसका नाम था मैन कैंप, मैन कैंप। इस मैन कैंप पुस्तक में इन्होंने कहा कि ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों के ऊपर जो राज किया जा रहा है, जो गुलाम बनाया जा रहा है, जो उसको साम्राज्यवादी नीतियों के तहत उसका शोषण किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है ना। तो एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी की सेना का सहयोग देने के लिए ये सुभाष चंद्र बोस को तैयार नहीं होते हैं। कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता है सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के माध्यम से। तब नेताजी को यह लगता है कि यूरोप के देश हमको इस युद्ध में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग करने वाला नहीं है। तब जाकर के याद रखिएगा 8 फरवरी 1943 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, 8 फरवरी 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, तो जर्मनी से एक, ये बोट का नाम पूछा जाता है, एक पनडुब्बी का नाम पूछा जाता है U-180। U-180 पनडुब्बी से ये क्या होते हैं, तो जर्मनी से रवाना होते हैं। जर्मनी से रवाना होकर ये क्या होते हैं, तो याद रखिएगा मई 1943 ईस्वी में। डेट को एकदम अच्छे से याद रखिएगा ताकि घटनाक्रम का जो विकास है अच्छे से समझ में आएगा। मई 1943 ईस्वी में ये जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, तो कहना है कि सर ये टोक्यो पहुंचते हैं। और जब ये टोक्यो पहुंचते हैं तो यहां पर ये जापान के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे हिदेकी तोजो, ठीक ना, जापान के जो पीएम थे, जापान के पीएम हिदेकी तोजो, ये हिदेकी तोजो से मुलाकात करते हैं। और जब ये हिदेकी तोजो से मुलाकात करते हैं तो जापानी प्रधानमंत्री ने इनको साफ साफ आश्वासन दिया कि हम भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का स्पष्ट और आधिकारिक रूप से समर्थन करते हैं। और जापान से मिलने के बाद, जापान के पीएम से मिलने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो उत्साह था वो उत्साह बढ़ गया, वो उत्साह दुगना हो गया। बात समझ रहे हैं। और जापान के प्रधानमंत्री ने इनको सैन्य सहयोग देने का भी वचन दिया कि आप आजाद हिंद फौज के माध्यम से ब्रिटेन के ऊपर चढ़ाई कीजिए, आपको जो भी सैन्य मदद की जरूरत होगी, जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर हम कह रहे हैं कि आपको जापानी सेना का सहयोग दिया जाएगा। जिसके कारण 2 जुलाई 1943 ईस्वी को, 2 जुलाई 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, तो सिंगापुर पहुंचते हैं, सिंगापुर पहुंचते हैं। और जब सिंगापुर ये पहुंचते हैं तो आप सबको पता है कि वहां पर रास बिहारी बोस इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आजाद हिंद फौज जो सेना थी उसका कमांड सौंपने के लिए वो बेताब बैठे थे कि कब कोई एक युवा जोशीला व्यक्ति आए, नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति आए जो इस सेना का कमाल संभाल सके। तब 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और यहां पर इनका भव्य स्वागत किया जाता है। किसके द्वारा, तो भव्य स्वागत किया जाता है रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। ये सब डेट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये डेट पूछा जा सकता है, इसीलिए ये डेट याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है किस तिथि को नेताजी सिंगापुर पहुंचे थे, तो 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे। जापानी पीएम से पहले मिले, जापानी पीएम से मिलने के बाद 2 जुलाई 1943 ईस्वी को ये सिंगापुर पहुंचते हैं। और यहां पर
रास बिहारी बोस इनका भव्य स्वागत करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक 2 दिन बाद, है ना, 2 दिन बाद यानी 4 जुलाई 1943 ईस्वी को, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर में ही 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर का एक सिनेमा हॉल हुआ करता था जिसका नाम था कैथे सिनेमा हॉल। इस कैथे सिनेमा हॉल में रास बिहारी बोस ने एकदम खुशी से औपचारिक रूप से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष पद की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च बागडोर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया। कहां पे? तो सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में। कैथे सिनेमा हॉल में यहां पे मीटिंग हुआ। कैथे सिनेमा हॉल में यहां पे IIL का सर्वोच्च नेता सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया और INA का प्रमुख सैन्य कमांडर इनको घोषित किया गया। सैन्य कमांडर सुभाष चंद्र बोस को घोषित कर दिया गया। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा, ठीक 1 दिन बाद यानी 5 जुलाई 1943 ईस्वी को, 5 जुलाई 1943 ईस्वी को पहली बार आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या किया जाता है? पहली बार निरीक्षण होता है। INA का पहली बार ये निरीक्षण करते हैं और पहली बार जब ये निरीक्षण करते हैं तो इसी निरीक्षण के दौरान इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था। 5 जुलाई 1943 को ही प्रसिद्ध नारा दिया जिसका नाम था दिल्ली चलो, जिसका नाम था दिल्ली चलो। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कब दिया? 5 जुलाई 1943 ईस्वी को दिया, जब ये आजाद हिंद फौज का पहली औपचारिक औपचारिक रूप से निरीक्षण करने आए थे। ठीक ना? तो उन्होंने सेना का उत्साह बढ़ाया और उन्होंने कहा चलो दिल्ली, अब दिल्ली चल के हमको क्या करना है? तो दिल्ली चल के हमको ब्रिटिशर्स को भगाना है, अंग्रेजों को भारत से भगाना है और भारत की भूमि पर स्वतंत्रता का पताका लहराना है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 जुलाई 1943 के बाद एक दिन आता है 9 जुलाई 1943 ईस्वी को। 9 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाती है। ठीक ना? विशाल जनसभा आयोजित की जाती है। विशाल जनसभा आयोजित की जाती है और इस विशाल जनसभा में उन्होंने INA के सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और उनसे कहा कि सब कुछ न्यौछावर करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां पर इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा यहीं पे इन्होंने देने का काम किया। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के प्रसिद्ध नारे पर गोपाल प्रसाद व्यास ने एक प्रसिद्ध लाइन लिखी थी कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, परवश होकर जो बहता है खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में जाकर मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर तुमको सब कुछ खोना होगा, तुम बहुत जी चुके आगे अब तुमको मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, तुम्हारे शीशों से ही वो माला गूंथी जाएगी। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने INA के सैनिकों के भीतर क्या किया? तो उत्साह भरने का काम किया और उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी देने का काम करूंगा। तो इस प्रकार से याद रखिए, तो इस प्रकार से 9 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में एक विशाल जनसभा आयोजित होती है। कहां पे? सिंगापुर में। और इस सिंगापुर के विशाल जनसभा में कौन कौन उपस्थित था? तो IIL के कई नेता उपस्थित थे। इसके साथ ही साथ INA के सभी सैनिक यहां पर क्या थे? उपस्थित थे। और इस विशाल जनसभा में सुभाष चंद्र बोस ने INA के सैनिकों के भीतर उत्साह भरने का क्या किया? काम किया। और 9 जुलाई 1943 ईस्वी का ही ये दिन
प्रसिद्ध रूप से जिस दिन इन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा लगाया था, जो सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था। दिल्ली चलो का नारा 5 जुलाई 1943, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा 9 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट 21 अक्टूबर 1943 का तिथि सब लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम मार रहे हैं इस डेट पर। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को अंततः सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर में, कहां तो कहना है कि सर सिंगापुर में ही, सिंगापुर में अराजी आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना हुई। ठीक, अराजी, माफ कीजिएगा, अराजी हुकूमत आजाद हिंद फौज सरकार, जिसको हम लोग अस्थाई आजाद हिंद सरकार के नाम से भी जानते हैं। आजाद हिंद सरकार के नाम से जानते हैं। इस अस्थाई आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई और इस सरकार को पूरी दुनिया में याद रखिएगा, पूरी दुनिया में 9 देशों के द्वारा, पूरी दुनिया में 9 देशों के द्वारा इसको क्या हुआ तो मान्यता प्राप्त किया, मान्यता प्राप्त हुआ। आगे अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो सरकार था, इस सरकार के प्रधानमंत्री, युद्ध मंत्री कौन बनाए गए तो कहना है कि ये बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ही इस अराजे हुकूमत हिंद फौज सरकार जो था, इसके प्रधानमंत्री बने, युद्ध मंत्री बने और वित्त मंत्री के रूप में याद रखिएगा, वित्त मंत्री कौन बनाए गए तो कहना है सर एसी चटर्जी को बनाया गया। एसी चटर्जी को क्या बनाया गया, वित्त मंत्री के रूप में उनको वित्त मंत्री का कमान सौंपा गया। और महिला संगठन का जो नेतृत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज सरकार में महिला संगठन की जो जिम्मेदारी है ये किसको मिली तो कहना है कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल को दिया गया। किसको दिया गया, कैप्टन लक्ष्मी सहगल को इसका नेतृत्व दिया गया। आगे चलकर यही कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी 22 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1943 ईस्वी को एक महिला रेजिडेंट की स्थापना की गई, महिला रेजिमेंट की स्थापना की गई, महिला रेजिमेंट की स्थापना की गई जिसका नाम क्या था तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और इस रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का जो कमान है ये किसको मिला तो ये मिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल, इनका नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल हुआ करता था। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आजाद हिंद फौज में, यहां से अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए इस नाम को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा 22 अक्टूबर 1943 के बाद 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी के दिन, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी के दिन सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ, ब्रिटेन और यूएसए के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी और औपचारिक रूप से ये क्या हो गए तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ ये युद्ध में शामिल हो गए। ठीक, सुभाष चंद्र बोस अंततः ब्रिटेन को भारत से भगाने के लिए ये मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध के लिए खड़े हो गए, याद रखिएगा। और 24 अक्टूबर 1943 ईस्वी को डेट याद रखिएगा, द मोस्ट इंपोर्टेंट डेट, 24 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जैसे ही आजाद हिंद फौज की सरकार ने ब्रिटेन और यूएसए के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, उसी वक्त दुनिया के 9 देश जिसमें जापान, इटली, जर्मनी, बर्मा, थाईलैंड, आयरलैंड जैसे कुल 9 देशों ने इस सरकार को कूटनीतिक रूप से मान्यता दी कि हाँ ये भी एक क्या है, स्वतंत्र देश की सरकार है और अस्थाई सरकार है और इसके नाते यह ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध कर सकता है। इसी के साथ यह युद्ध प्रारंभ कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ठीक इसी समय
याद रखिएगा। ठीक इसी समय जापान के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जापानी पीएम ने क्या किया, तो आजाद हिंद फौज को यानी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने क्या किया, तो अंडमान और निकोबार दे दिया। ठीक है, अंडमान और निकोबार आजाद हिंद फौज को सौंप दिया गया। किसके द्वारा बोलिए, तो जापान के द्वारा, जापानी पीएम के द्वारा। और अंततः याद रखिएगा 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को क्या होता है, तो कहिएगा इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में, है ना, कहां, पोर्ट ब्लेयर में, जो अंडमान निकोबार की राजधानी हुआ करती है पोर्ट ब्लेयर, इस पोर्ट ब्लेयर में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, तो कहिएगा पहली बार स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया, है ना, पहली बार स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया, पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ सकता है कि आजाद हिंद फौज के द्वारा पहली बार स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में फहराया गया। और इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को कौन सा नाम दिया, तो अंडमान को इन्होंने शहीद द्वीप कहा। क्या कहा, शहीद द्वीप। और निकोबार को इन्होंने क्या कहा, तो कहना है कि सर निकोबार का नाम इन्होंने रख दिया स्वराज द्वीप। आप सबको पता है कि दिसंबर 2018 में आप सबको पता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा इन्होंने क्या किया, तो सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में ही इन्होंने क्या नाम रख दिया, तो कहना है कि अंडमान को शहीद द्वीप कहा जाता है और निकोबार को स्वराज द्वीप से। ठीक, एक रॉस द्वीप भी हुआ करता है, जिस रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया भारत की सरकार के द्वारा 2018 में। अब यहां पर सब लोग ध्यान से बात को समझते चलिएगा। अब देखिए कि जब 30 दिसंबर 1943 को झंडा उंडा फहरा दिया जाता है, उसके बाद 7 जनवरी 1944 ईस्वी, ये डेट याद रखना है कि 7 दिसंबर 1944 ईस्वी को क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। 7 दिसंबर 1944 ईस्वी को आईएनए का जो मुख्यालय था सिंगापुर में, इसका मुख्यालय जो था कहां था, पहले मुख्यालय था सिंगापुर, परंतु सिंगापुर से ये स्थानांतरित करके मुख्यालय को क्या करते हैं, तो ये बर्मा यानी रंगून लेकर आते हैं। कहां, बर्मा यानी रंगून यानी म्यांमार लेकर आते हैं। और यहीं से ये पूरे युद्ध का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। 14 अप्रैल 1944 ईस्वी, डेट याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1944 ईस्वी का डेट आप लोगों को याद रखना है। 14 अप्रैल 1944 ईस्वी को क्या होता है कि कर्नल शौकत अली के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के जो जानबाज थे, इन्होंने मोरांग यानी मणिपुर में एक स्थान है मोरांग, जहां पर ये ब्रिटिश सेना को खदेड़ कर पहली बार भारतीय धरती पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा लहराया। कहां पे, तो कहना है कि मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर, मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर क्या किया इन्होंने, तो कहना है कि कर्नल शौकत अली के नेतृत्व में आईएनए के जानबाजों ने ब्रिटिश सेना को खदेड़कर पहली बार भारत की धरती पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया और आजाद हिंद सरकार का प्रांतीय मुख्यालय भी बनाया। ठीक, मोरांग को क्या किया, तो प्रांतीय मुख्यालय बनाया गया। प्रांतीय मुख्यालय, राष्ट्रीय मुख्यालय कहां था, तो कहना है कि बर्मा था, और मणिपुर मोरांग को जीतने के बाद यहां पर प्रांतीय मुख्यालय बना दिया गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समय आता है जून 1944। ठीक है, जून 1944 को देखिए क्या होता है कि आईएनए जो है ये नागालैंड और इंफाल, यहां पे नागालैंड की राजधानी हुआ करती थी कोहिमा और मणिपुर की राजधानी हुआ करती थी इंफाल। ये दोनों राजधानी पर इन्होंने क्या किया, घेरा डाल दिया। और जब घेरा डाल दिया तो यहां पर ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज के जो सैनिक थे, वे अंग्रेज के सैनिकों को चारों ओर से घेराबंदी कर ली और 150 स्क्वायर मील, याद रखिएगा, ठीक ना, 150 स्क्वायर मील का क्षेत्र जो है इन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? धीरे धीरे आजाद हिंद फौज की सेना भारत में प्रवेश करना शुरू कर चुकी थी।
बात समझ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो हमको इतना दूरदर्शिता उनके अंदर दिखाई पड़ता है कि उन्होंने कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के मौके का फायदा उठाते हुए आजाद हिंद फौज को गठित करके आजाद हिंद फौज को फिर से उसको संगठित करके उन्होंने इस सेना का प्रयोग करते हुए भारत की स्वतंत्रता दिलाने में लगा ली। सुभाष चंद्र बोस की इस वीरता को नमन करते हैं हम, ठीक ना। नेता तो बहुत थे हमारे देश में, परंतु सुभाष चंद्र बोस के साहस, शौर्य और उनके अदम्य वीरता का परिचय इस घटना से हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। अब जरा ध्यान दे दीजिएगा कि जून जुलाई में क्या होता है। आप सबको पता है कि जून जुलाई के महीने में क्या होता है, तो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, वहां भयानक बारिश होती है। आपको पता है, भयानक बारिश, ठीक है ना, भयानक बारिश होता है। और इस बारिश के कारण जो है आजाद हिंद फौज का जो सेना का जो रसद आता था, जो सामान आता था, जो दवा आता था, उन सब जो सप्लाई लाइन था, मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि जो सप्लाई लाइन था, वो सप्लाई लाइन क्या हुआ, टूट गया। वो सप्लाई लाइन टूट गया। बात समझ रहे हैं, आजाद हिंद फौज के सैनिकों का सप्लाई लाइन टूट जाता है बारिश के कारण। 6 जुलाई 1900, याद रखिएगा इस डेट को, 6 जुलाई 1944 का जो दिन था, इस दिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, तो बैंकॉक से भाषण देते हुए, याद रखिएगा कहां से, बैंकॉक से भाषण देते हुए, थाईलैंड की राजधानी थी बैंकॉक, यहां से यह भाषण देते हुए महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ठीक, आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से, आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से इन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार, आप सबको पता है क्या कहा, राष्ट्रपिता कहकर इन्होंने संबोधित किया। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1945 आते आते आप सबको पता है कि यहां पर जो मित्र राष्ट्र था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि के सैनिकों के द्वारा इस क्षेत्र में, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र में, म्यांमार वाला क्षेत्र में क्या किया गया, तो हवाई हमले किए गए। और इस हवाई हमले के कारण क्या हुआ कि जापान की जो सेना है वो पीछे हटने लगी। और जब जापान की सेना पीछे हटने लगी तो इसके वजह से आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मदद जो जापानी सेना की ओर से मिल रहा था, वो मदद मिलना बंद हो गया। और जब मदद मिलना बंद हो गया तो इसके बावजूद भी आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया और उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा। ठीक है, इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा। अब सबको पता है कि 15 अगस्त 1945 ईस्वी को, 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान की जो सेना थी, ये ब्रिटेन के सामने क्या करती है, ये मित्र राष्ट्र के सामने क्या करती है, तो आत्मसमर्पण कर देती है। और जब जापान की सेना आत्मसमर्पण कर देती है, क्यों आत्मसमर्पण कर देती है, तो आप सबको पता है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को आप सबको पता है कि नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, जिसके कारण क्या हुआ, तो जापान की सेना 15 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या करती है, तो आत्मसमर्पण कर देती है। जब जापान की सेना आत्मसमर्पण कर देती है तो इससे आजाद हिंद फौज के सैनिकों का मनोबल टूट जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी वो अपना संघर्ष जारी रखते हैं, लेकिन इसी बीच में 18 अगस्त 1945 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान की जो राजधानी हुआ करती है ताइवान की राजधानी ताइपे, यहां पर सुभाष चंद्र बोस का जो विमान होता है वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का कोई अता पता नहीं चलता है कि उनकी मृत्यु होती है या नहीं होती है। इसको लेकर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक, अब देखिए, जब जापान की सेना आत्मसमर्पण कर देती है, ठीक, 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इसके कारण आईएनए का जो है सेना वो नेतृत्वहीन हो जाती है। इसके बावजूद भी ये अपना लड़ाई जारी रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो अगस्त 1945 ईस्वी में ही क्या होता है प्यारे साथियों, तो कहना है
20,000 INA के सैनिकों एवं अधिकारियों को बंदी बना लिया जाता है। सैनिक एवं अधिकारियों को बंदी बना लिया जाता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया जाता है। तो 20,000 आजाद हिंद फौज के सैनिक और अधिकारियों को बंदी बना लिया जाता है और उसके खिलाफ 5 नवंबर 1945 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, 5 नवंबर 1945 ईस्वी को इस INA के सैनिकों के ऊपर लाल किले में, कहां, दिल्ली के लाल किले में मुकदमा शुरू किया जाता है। इनके ऊपर लाल किले में मुकदमा शुरू किया जाता है। अब जब इनके ऊपर मुकदमा शुरू किया गया तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है, उसको जरा ध्यान से समझिए। इसको हम लोग देखते हैं आजाद फौज बचाव समिति। ध्यान से देखिएगा, जब 5 नवंबर 1945 ईस्वी को ब्रिटेन की सरकार क्या करती है, तो वो जो है आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है, अभियोग लगाया जाता है और उसके लिए सुनवाई प्रारंभ होती है। और इसमें 3 प्रमुख व्यक्ति आप लोगों को याद रखना है। एक कर्नल प्रेम सहगल और एक था गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और एक नाम आप लोगों को याद रखना है जो थे शाहनवाज खान। ये प्रेम सहगल हिंदू थे, ये गुरुबख्श सिंह ढिल्लो सिख थे और ये शाहनवाज खान मुस्लिम थे। इन तीनों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया और इनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। अब देखिए एक बात यहां से ध्यान रखना है आप लोगों को कि इन तीनों के ऊपर अपराध को, अभियोग को साबित करने के लिए, इनके खिलाफ केस को शुरू करने के लिए सरकार के वकील के रूप में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में कौन व्यक्ति थे, ये नाम आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो यहां पे पूछा जाएगा कि INA के अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए सरकारी वकील के रूप में कौन थे, तो कहना है कि सर नाम था इनका नौशीरवान P इंजीनियर। ये नाम पूछा जाता है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नौशीरवान P इंजीनियर नामक व्यक्ति ने सरकारी वकील के रूप में इनके अपराध को बढ़ाने का काम किया, इनके अपराध को शुरू करने का काम किया। अब ध्यान दीजिएगा, जब INA के अधिकारियों और सिपाहियों के ऊपर मुकदमा शुरू हुआ तो इसमें हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, जो सिख थे, सब लोग क्या हुए, तो इसके विरोध में खड़ा हो गए। यहां तक कि भारत के उस समय जितने भी दल थे, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, हिंदू महासभा थी, सब दल एक साथ इकट्ठा होकर क्या की, तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों का बचाव करने के लिए तुरंत कांग्रेस ने एक आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। आजाद हिंद फौज बचाव समिति का जो गठन किया, इस समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कहना है भूलाभाई देसाई थे, जो मुख्य वकील के रूप में, जो डिफेंस के मुख्य वकील के रूप में सामने आए। कौन, भूलाभाई देसाई। इसके अलावे तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि लगभग 25 वर्षों से अपनी वकालत छोड़ चुके थे, लेकिन इस आजाद हिंद फौज बचाव समिति में उन्होंने फिर से वकालत की पोशाक पहनकर अदालत में उतरने का काम किया। इसके अलावे डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस के भाई हुआ करते थे, बड़े भाई शरत चंद्र बोस। ये सब क्या हुए, तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को बचाने के लिए एक वकील के रूप में, डिफेंस लॉयर के रूप में सब सामने खड़े हो गए। और भूलाभाई देसाई ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यह तर्क रखा कि, क्या तर्क दिया इन्होंने, तो कहा कि आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी हैं, ये किसी देशद्रोही गिरोह का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक संप्रभु और स्वतंत्र और अस्थायी सरकार की नियमित सेना के सदस्य हैं, क्योंकि इसको 9 देशों के द्वारा इस सरकार को मान्यता मिल चुका था। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ने का अधिकार है। यह तर्क भूलाभाई देसाई ने लगाया और पूरे जोश से, पूरे उत्साह के साथ सभी वकीलों ने अपने अपने दलील दिए, अपने अपने तर्क रखे
और लाल किला का जो मुकदमा चल रहा था, पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी लहर पैदा कर दी कि सभी राजनीतिक दल एक हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में क्या हो गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। और एक नारा इस समय चला, ठीक ना, क्या नारा चला, तो कहना है कि लाल किले को तोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, तोड़ दो और आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। पूरे देश में आजाद हिंद फौज के सैनिकों के कारण क्या हुआ, पूरे देश में लहर फैल गया, है ना, क्रांतिकारी लहर फैल गया, पूरे देश में हिंसा होने लगी। कलकत्ता में जो है क्या हुआ, तो वहां पर सैनिकों के बीच और छात्रों के बीच जोरदार झड़प भी देखने को मिला और नारे लगाए गए पूरे देश में। क्या नारा लगाया गया कि आजाद हिंद फौज को छोड़ दो और लाल किले को तोड़ दो और आजाद हिंद फौज को छोड़ दो का नारा लगाया गया। अब यहीं पे ध्यान रखिएगा कि 5 नवंबर 1945 ईस्वी से लेकर 11 नवंबर 1945 ईस्वी तक, ठीक, ये पूरा का जो पूरा एक हफ्ता का समय है, इसको INA वीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आजाद हिंद फौज सप्ताह कहा जाता है, ठीक ना, सप्ताह कहा जाता है। INA वीक के रूप में इसको मनाया गया। और 12 नवंबर 1945 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, 12 नवंबर 1945 ईस्वी को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया, आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया, INA दिवस मनाया गया। बात समझ में आ रहा है। अब इतना सब कुछ होने के बाद सारा वकील अपना अपना तर्क प्रस्तुत करता है, सरकार के तरफ से जो वकील रखता है वो भी अपना तर्क रखता है, डिफेंस का जो वकील था वो भी अपना अपना तर्क रखता है। और अंततः 31 दिसंबर 1945 के दिन, डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1945 ईस्वी के दिन, ठीक, ब्रिटिश की एक सैन्य अदालत के द्वारा क्या किया गया, तो इन तीनों अधिकारियों को आजीवन कारावास दिया गया। तीनों अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये 3 अधिकारी कौन कौन थे, तो कहना है कि प्रेम सहगल थे, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो थे और शाहनवाज खान थे। ये तीनों अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का इनके ऊपर दोष लगाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। बात समझ में आ रहा है। जब सजा सुना दी गई तो पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ उठी, पूरे देश में इसका भयानक विरोध शुरू हो गया। और इसके कारण जब इन तीनों को सजा सुनाई गई तो ब्रिटेन के सैनिक में जितने भी भारतीय सेना हुआ करते थे, चाहे वो थल सैनिक थे, नौ सैनिक थे, वायु सैनिक थे, वो सब के भीतर कहीं ना कहीं क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना उठने लगी और ऐसा खतरा उत्पन्न होने लगा कि ये कभी भी भारतीय सैनिक ब्रिटिशों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, तो एक सिपाही विद्रोह शुरू कर सकते हैं, एक सैन्य विद्रोह शुरू कर सकते हैं। और इसी स्थिति को भांपते हुए जनवरी 1946 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा कब, तो कहना है कि सर जनवरी 1946 ईस्वी में इस विरोध के तीव्र स्वर को देखते हुए जब पूरे भारत की जनता इस आजीवन कारावास के सजा के विरोध में खड़ा हुई, पूरा जन आक्रोश पूरे देश में फैल गया, तो इस स्थिति को भांपते हुए भारत के जो तत्कालीन कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल थे, ठीक ना, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल, उनका नाम था क्लॉड ऑचिनलैक, नाम याद रखिएगा, क्लॉड ऑचिनलैक। ये क्लॉड ऑचिनलैक ने अपने विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या किया, इन्होंने तो विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए इन्होंने तीनों अधिकारियों की सजाओं को माफ कर दिया, तीनों अधिकारी की सजा को माफ कर दिया, सजा को माफ कर दिया, माफ कर दिया। तो इस तरह से आजाद हिंद फौज बचाव समिति ने अपना काम किया और अपना काम करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, तो तीनों अधिकारियों को बचाने का भी काम किया। आप सबको पता है कि आजाद हिंद फौज बचाव समिति जो काम की, जिसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज के इस उत्साह को देखते हुए भारत के जो सैनिक हुआ करते थे, नौ सैनिक, वायुसेना, थल सेना, उसके भीतर भी राष्ट्रवाद की जो लहर थी वो फैल गई। और इसी का परिणाम क्या हुआ
कि आप सबको पता है कि 1946 ईस्वी में ही आप सब जानते हैं कि क्या हुआ, तो रॉयल नेवी के द्वारा बंबई में नौसैनिक विद्रोह हो गया। नौसैनिक विद्रोह हो गया। और इसके साथ ही साथ आप सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही ब्रिटेन विजयी हुआ, परंतु ब्रिटेन की स्थिति काफी उस वक्त कमजोर थी। उस वक्त वो इस स्थिति में नहीं थी कि किसी भी प्रकार का और कोई युद्ध वो झेल सकती थी। ठीक, तो मजबूर होकर ब्रिटेन की जो सेना थी और ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्र करने का घोषणा किया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को उन्होंने भारत को क्या किया, तो स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। और इस तरह से भारत की आजादी की जो दास्तान है वो पूरी हो गई। आज सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में अगर होते और सुभाष चंद्र बोस के काल में यदि भारत को आजादी मिली होती तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती, है ना। परंतु दुर्भाग्य था कि इस आजादी का जश्न मनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं थे, है ना। इसका हमको बहुत ही खेद है। अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, है ना। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जो ये आजाद हिंद फौज समिति थी, ये आजाद हिंद फौज जो था, ये आजाद हिंद फौज, इन्होंने कुछ ब्रिगेड की स्थापना की थी। इनके कुछ प्रमुख ब्रिगेड थे। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमुख ब्रिगेड कौन कौन सा है और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो एक हुआ करता था जिसका नाम था गांधी ब्रिगेड। एक हुआ करता था जिसका नाम था सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ये जो ब्रिगेड हुआ करते थे, जिसके माध्यम से जो है आजाद हिंद फौज की सेना क्या की, तो आगे बढ़ने का काम की, ब्रिटिशर्सों को भगाने का देश से काम किया। तो इसके जो नेता थे, वो नेता आपसे पूछा जाता है कि इसके नेता कौन हुआ करते थे। ठीक, तो इसके एक एक नेता को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, आपको यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमको देखना है गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, फिर नेहरू, फिर आजाद हिंद और फिर रानी लक्ष्मीबाई। ये पांचों ब्रिगेड आप लोगों को याद करना है। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, कर्नल इनायत कियानी, ये नाम याद रखिएगा, कर्नल इनायत कियानी। ये किस ब्रिगेड के चीफ थे, तो ये गांधी ब्रिगेड के चीफ हुआ करते थे। सुभाष ब्रिगेड के जो चीफ हुआ करते थे उनका नाम था शाहनवाज खान। नेहरू ब्रिगेड के जो चीफ हुआ करते थे उनका नाम था गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। इसके बाद आजाद ब्रिगेड आप लोगों को याद रखना है कि आजाद ब्रिगेड कर्नल अजीज अहमद और झांसी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड जो था, ये आप सबको पता है कि इसका नेतृत्व जो है कैप्टन लक्ष्मी सहगल कर रही थी, है ना। ये ब्रिगेड आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसको अच्छे से आप लोगों को रट कर जाना है कि सुभाष ब्रिगेड कर्नल शाहनवाज खान, गांधी ब्रिगेड कर्नल इनायत कियानी, आजाद ब्रिगेड कर्नल अजीज अहमद, नेहरू ब्रिगेड कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और झांसी की रानी जो रेजिमेंट थी वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में काम कर रही थी। तो ये पूरा का पूरा आजाद हिंद फौज का आप लोगों को इतिहास हम पढ़ाने का आज काम किए। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका 3 क्वेश्चन तो यहां से कंफर्म है कि आना ही आना है। और आपका पूरा वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में दुविधा नहीं होगा, है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया, सेशन अच्छा लगा, तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि अगला जो हमारा वीडियो होगा वो किस टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं।